जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि इडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट ये आपका 7वां है, तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रीय झिल्ली इनमें से किसमें अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कि आपका यूकैरियोटिक में तो होता ही है केंद्रीय झिल्ली, और कवक में भी होता है और शैवाल में भी होता है। प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोटस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप अगर कोशिका देखिएगा तो कोशिका के बीच में यहाँ पे एक झिल्लीनुमा होता है, और इसके अंतर्गत देखिएगा कि आपका एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया ये पाया जाता है। और ये झिल्ली क्या करता है कि इसमें केंद्र के पास किसको जाना है किसको नहीं जाना है ये तय करता है। तो ये आपका होता है कोशिका झिल्ली, और इसके कारण ही देखिएगा कि जो कोशिका होता है लचीला टाइप का होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि जो क्रोमोसोम होता है ऐसे धागे नुमा होता है और इस प्रकार का। और देखिए कि जो केंद्रक में मौजूद होता है और एक पीढ़ी से दूसरा का पीढ़ी तक ये आनुवांशिक जानकारी ले जाता है। तो ये आप याद रखेगा। क्रोमोसिन के रासायनिक संरचना का बात किया जाए तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो ये आप याद रखेगा, हिस्टोन प्रोटीन ये उसमें पाया जाता है। तो डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा का नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय का एक कार्य है? तो ये याद रखिएगा कि गोल्जी काय के द्वारा ये खोजा गया था, इसीलिए इसे गोल्जी नाम दिया गया। और इसमें अगर देखा जाए तो सामग्रियों की पैकिंग और स्राव ये करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोल्जी उपकरण प्रोटीन की संश्लेषित, संचित और पैक करने का कार्य करता है। यह लाइसोसोम के निर्माण और स्रावन में भी मदद करता है। तो ये याद रखेगा। तो ये आपको से पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए कि ये पैकिंग करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों और उसके सही कार्यों के मिलान करना है। तो देखिएगा इसमें आपका एक तरफ कोशिकांक दिया गया है यानी कोशिका के अंग, और एक तरफ उसका कार्य दिया गया है। कोशिकांक का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग होता है। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन है, ये तो आपको पता ही होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि एक आपका ये एटीपी संश्लेषण करता है, और एटीपी जानते ही हैं कि ये ग्लूकोज में तोड़ता है और यहाँ से शक्ति मिलता है कोशिका को। लाइसोसोम देखिएगा कि ये आपका जितना खराब कोशिका होता है उसको यहाँ पे ये जला देता है। इसे आत्महत्या के थैली भी बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा अंत कोशीय पाचन ये करता है। और कभी कभी देखिए कि अच्छा कोशिका को भी पाचन कर देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम देखिएगा कि इसका क्या क्या रहता है? प्रोटीन संश्लेषण। और चिकना ईआर ये हो जाएगा लिपिड संश्लेषण। तो देखिए कि एक का आपका बी हो जाएगा, दो का आपका ए हो जाएगा। तो एक का बी, दो का ए, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर कोशिका क्वेश्चन है, वह कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग जिसमें उसका अपना डीएनए होता है और जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से हुई है, वह है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हम बताए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के रूप में काम करता है। हरित लवक जो होता है पेड़ पौधे में जो उनका कलर होता है, देखिए कि फूल आपका लाल पीला बहुत सारा रंग का होता है, बैगनी। तो उसमें ये हरित लवक जो पत्ता का हरा रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए टेम्पलेट से एमआरए का संश्लेषण होता है क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनुलेखन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन इसका इंग्लिश हो जाएगा, तो ये आपसे इंग्लिश में भी कभी पूछ सकता है। तो अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन।
जिसमें देखिए कि डीएनए की आनुवांशिक जानकारी को एमआरएन के रूप में प्रतिलिपि बनाई जाती है और यह प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। कोशिका में सेंट्रियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला में दिया गया है कि कोशिका विभाजन कोशिका में सेंट्रियोल का मुख्य कार्य है, एकदम सही है। वे स्पिंडल तंतुओं के निर्माण में सहायता करते हैं, ये भी आपका सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, सेंट्रियोल एक कोशिकांग है, यानी कोशिका का एक अंग है और जो बेलनाकार होता है। तो इस प्रकार ये रहता है, इस प्रकार। और देखिए कि ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ये आमतौर पर कोशिका द्रव में केंद्रक के पास सेंट्रियोसोम नामक क्षेत्र में जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। और सेंट्रियोल जंतु कोशिका की विशेषता है, ना कि ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कितने उदाहरण हैं ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार के? तो सबसे पहले ये समझना होगा ऑटोसोमल अप्रभावी विकार क्या होता है। तो देखिए कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय माता और पिता कि अगर दोनों आनुवांशिकी जीन अगर जाए बच्चा में और उस कंडीशन में कोई विकार यानी कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए तो उसे ऑटोसोमल अप्रभावी बोला जाता है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों होना चाहिए, यानी माता पिता दोनों का जीन एक एक होना चाहिए। तो इसका उदाहरण तो आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और ऐसा विकार जो सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई से भी उत्पन्न हो जाए, यानी कि माता या पिता में से भी एक का कोई जीन चला जाए तो उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे बीमारी हंटिंगटन रोग और एकोड्रोफालिएसिया और मार्फिंग सिंड्रोम इसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर तो आपका केवल एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिकृति। तो रिप्लिकेशन इसका इंग्लिश हो जाएगा के दौरान बढ़ते डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार होता है? तो इसमें देखिए कि कौन सा एंजाइम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए कि आपका डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका विभाजन के दौरान एक दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए अणु की प्रतिलिपि बनकर दो समान डीएनए अणु बनाते हैं। तो जिससे कि देखिए मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो कोशिका का विभाजन कैसे होता है? कोशिका में से ही एक दूसरा कोशिका बनता है, तो इसी को कोशिका विभाजन बोला जाता है। और इस समय देखिए कि जो ये रहता है, दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए अणु की प्रतिलिपि बनकर दो समान डीएनए अणु बनता है। तो इसमें से आपका डीएनए इसमें जाएगा, तो इसमें से इसमें प्रदान होगा और फिर वो बड़ा होगा, फिर उसमें से टूट के बनेगा। तो ये प्रक्रिया होता है, तो इससे आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का कोशिका जीव विज्ञान में उनके योगदान से मिलान करना है। एक तरफ आपका वैज्ञानिक दिया गया है और एक तरफ उनका योगदान दिया गया है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कोशिका शब्द इनके द्वारा बताया गया था, यानी गढ़ा गया था। तो एक का बी हो जाएगा। और एंटनी वोल्क ल्यूनहर्क, इनके बारे में हमेशा वोन ल्यूखर्क देता है, तो इनका पूरा नाम एंटनी वोन ल्यूखर्क दिया गया है। और ये देखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा जीवित कोशिकाओं की खोज किए थे, इनके द्वारा किया गया था। तो बी दो का ए हो जाएगा। रिडोल्फ विर्चो, इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा प्रस्तावित है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं से उत्पन्न होती है। तो ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और कैमियो गोल्जी के द्वारा गोल्जी उपकरण की खोज किया गया था, जो कि देखिए कि ये कोशिका में पैकिंग का काम करता है। तो ये आपको याद ही होगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि एक का आपका बी हो जाएगा और दो का ए हो जाएगा। तो ये आपका कट गया, ये कट गया। और सी का आपका 3 का सी हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है। तो पहला में दिया गया है आरएनए में डीऑक्सीराइबोजिस शर्करा होती है। ये आपका देखिएगा
तो इसमें देखिए कि आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज नहीं होता है, राइबोज शर्करा इसमें पाया जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आरएनए हमेशा दोहरी लड़ी वाली होती है, ये भी आपका गलत है। ज़्यादातर चांस रहेगा कि एक लहरी वाला होता है, तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। आरएनए में थायमिन बेस होता है, थायमिन बेस नहीं होता है, ये आपका यूरेसिल होता है। तो ये थायमिन की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। और देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। आरएनए आमतौर पर एक हरी लड़ी वाला होता है, इसमें यूरेसिल होता है, ये आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कथन गलत पूछ रहा है, तो कितने हैं, तो 1, 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स का घटक नहीं है? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आप जानते ही होंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड के मूल घटक होते हैं और ये 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक देखिएगा कि आपका एक फास्फेट समूह होता है, एक पेंटोज शर्करा होता है और एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। तो इसमें देखिएगा कि आपका ये नाइट्रोजन युक्त बेस, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह दिया गया है। अमीनो एसिड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, एक तरफ विकार दिया गया है, एक तरफ उसका कारण दिया गया है, तो ये आपका मिलान करना है। तो देखिएगा कि डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम देखिए कि गुणसूत्रों की ट्राइसोमी हो जाता है, तो ये आपका ए का बी हो जाएगा। जैसे गुणसूत्र कितना होता है, तो आपका 23 जोड़ा होता है और देखिए कि 22 जोड़ा एक्स यानी कि एक्स और वाई मेल हो गया, ये मान लीजिए मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो इनमें दोनों में 22-22 जोड़ा सामान्य होता है, यानी एक जैसा। जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग निर्धारण करता है और उसी समय देखिएगा कि जो इसमें जोड़ा जाता है, अगर वो गलत चल गया तो वहाँ पे आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा टर्नर सिंड्रोम, ये एक्स गुणसूत्रों की मोनोसोमी होता है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है ये अब, तो बी का 3 हो जाएगा। क्लाउड फेंटल सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपका देखिएगा कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति, यानी 46 के जगह पे जब 47 हो जाएगा तब ये बीमारी होगा। और देखिए कि काई टू चैट सिंड्रोम, ये आपका गुणसूत्र 5 के एक भाग का विलोपन होता है, यानी यहाँ पे एक अनुपस्थित होगा तब ये होगा। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का बी, अच्छा ए का 2 और ये थोड़ा उल्टा दिया गया है, तो ये इसका 1 का बी हो जाएगा और सी 2 का सी और 3 का डी और 4 के ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान होती है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये प्रोफेज उसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के संदर्भ में अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो इस तकनीकी का नाम आपका बताना है और ये तकनीकी का नाम है चेन टर्मिनल विधि, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 के बीच में चलाया गया था और उसमें एक्स-रे क्रिस्टल डीएनए की त्रि-आयामी संरचना का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला ये प्राथमिक महत्वपूर्ण ये आपका प्रयोग था। तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोला जाएगा 3D तकनीक। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कोडन शब्द का तात्पर्य है, तो कोडन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा mRN पर 3 न्यूक्लियाइड का एक क्रम जो एक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है, तो इसे कोडन बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? तो सही कथन का चुनाव करना है। इसमें पहला में दिया गया है कि यह माता-पिता दोनों से आनुवंशिक होता है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है यह माता-पिता दोनों से आनुवंशिकगत होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह केवल माता से होता है और पिता का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो पहले ही खत्म हो जाता है।
और देखिए इसकी संरचना रेखीय होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के बारे में दिया गया है, ये रेखीय नहीं होता है, गोलाकार या वृत्ताकार होता है। यह सभी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन के लिए कोड करता है, सभी के लिए नहीं करता है, मात्र 13 माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन के लिए ये कोड करता है। तो ये तीनों का तीनों गलत है, ये भी, ये भी, ये भी। तो देखिए कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं और जब मुंह में चबाना स्टार्ट करते हैं तो पाचन क्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें देखिए कि जो स्टार्च होता है उसमें कौन सा आके मिलता है, तो एमाइलेज या टाइलिन इस दिया रहेगा ऑप्शन में, ये जाके उसमें मिलता है। और इसका ग्रंथि देखिएगा कि जो हम लोग का सर होता है, तो सर के नीचे वाला भाग जो रहेगा कान के थोड़ा सा ऊपर वाला, तो वहाँ से ये निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। तो इसका कार्य जो रहता है पेप्सिनोज को पेप्सिन में सक्रिय करना, और साथ में जो भी छोटा छोटा कीटाणु होता है लोग उसको ये मार देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मानव की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो मानव के देखिएगा कि आपका कौन सा विटामिन का संश्लेषण किया जाएगा, तो विटामिन के का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का नासिका छिद्रों से लेकर वायु कोष्टिकाओं तक का सही क्रम है। तो सबसे पहले देखिए नथुने हो जाएगा, सभी में नथुने दिया गया है, तो नथुने हो जाएगा। जो नाक रहता है दो, जहाँ से हम लोग को छिद्र दिखाई देता है, तो उसी को बोला जाता है जो शुरुआती का रहता है। उसके बाद ग्रसनरी, तो वहाँ से देखिएगा कि छिद्र रहता है एक, उसके ऊपर जाइएगा तो वहाँ से छिद्र टाइप का एक पाइप टाइप का मिलेगा, और वह स्वर यंत्र में जाके मिलता है गला में। और श्वास नली के रास्ते, जो गला के रास्ते श्वसनी में जाता है, और श्वसनिकाय वायु कोष्टिकाय में जाता है, जो कि हम लोग का जो हार्ट रहता है वहाँ पे दो रहता है दाएं बाएं, वहाँ पे जाता है। और वहाँ से पूरे शरीर में ये आपका पंप करता है, मतलब हार्ट को पंप करता है, और वहाँ से पूरे शरीर में इसका संचलन होता है, जो कि ब्लड लेके जाता है आरबीसी। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अधिकतम सांस लेने के बाद जितना हवा बाहर निकाली जा सकती है उसकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो कुल मात्रा को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जो हम लोग सांस लेने के बाद जो वायु निकलता है उसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला में दिया गया है शिराएं वे रक्त होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे दिया गया है हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती है। धमनियां वे रक्त कोशिकाएं होती है जो हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पल्मोनरी शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है, ये आपका शुद्ध रक्त ले जाती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पल्मोनरी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, ये अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो चारों गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन दिया गया है और इधर नियामक तंत्र दिया गया है और मिलान करना है। तो इसमें देखिए कि आपका इंसुलिन रक्त शर्करा नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है अगर इंसुलिन का कमी होगा तो, और जिसके कारण डायबिटीज रोग होता है। तो एक का आपका 3 हो जाएगा, तो एक का सी तो सभी में दिया गया है। पैराथाइमिन हार्मोन, इसका काम क्या होता है, तो रक्त में कैल्शियम का स्तर नकारात्मक प्रतिरूपी को ये मेंटेन करना, तो ये आपका हो जाएगा 2 का डी हो जाएगा। थायरॉक्सिन, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये आपका हाइपोथैलेमस से टीआरएच और पिट्यूटरी ग्रंथि से टीएसएच का ये मेंटेन करता है, तो ये आपका हो जाएगा। और देखिए हाइपोथैलेमस मतलब क्या होगा, जब गर्मी लगता है तो शरीर पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। और इंट्रनालाइन, ये आपका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र हो जाएगा जो तनाव प्रतिक्रिया के समय ये काम करता है। तो 1 का सी और 2 का आपका डी हो जाएगा, 3 का आपका बी हो जाएगा, और डी का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है
चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है, चरक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकी का वर्णन किया है। तो देखिए कि ये तो आपका गलत है, चरक नहीं होंगे, चरक के द्वारा नहीं है। श्रुति, ये याद रखिएगा, श्रुति के द्वारा ये प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। श्रुति को आयुर्वेद का जनक बोला जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इनको शल्य चिकित्सा का जनक और चरक को आयुर्वेद का जनक बोला जाता है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। चरक संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा का प्रक्रिया का वर्णन है, ये देखिएगा कि ये आपका गलत हो जाएगा। 300 नहीं, 120 के आसपास में दिया गया है। श्रुति संहिता में 1000 से अधिक औषधीय पौधे का वर्णन है, ये भी आपका गलत है। ऐसा ये देखने को नहीं मिलता है, और तो ये आपका गलत हो जाएगा। चारों गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें अभिकथन और कथन के बारे में दिया गया है। अभिकथन में दिया गया है कि रक्त समूह की खोज ने रक्त आधान चिकित्सा में क्रांति ला दी, तो ये तो देखिए कि एकदम सत्य है। कारक में देखिए कि संगत रक्त समूह के आधान से रक्त का थक्का जमना और रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है, जो जानलेवा हो सकता है, ये आपका गलत है। तो देखिए कि आपका अभिकथन सही है, लेकिन आपका कारक गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये सत्य है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खून के थक्के बनने से रोकने के लिए आमतौर पर किस दवा का इस्तेमाल एंटीकोएगुलेंट यानी ब्लड थिनर के तौर पे किया जाता है? तो ये वारफेरिन हो जाएगा, तो वारफेरिन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की संरचनाओं का सही क्रम है जिससे प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका प्रतिबिंब बनता है कर्णिका पे पहले, उसके बाद एक्यूम ह्यूमर हो जाएगा, फिर लेंस, फिर विट्रियस ह्यूमर हो जाएगा, फिर रेटिना आ जाएगा, और उसके बाद ऑप्टिकल नर्व आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चिकित्सा उपकरण के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, ये बताना है। तो ये सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया है सीटी स्कैन छावनियों को बनाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल करता है, एकदम सही है। एमआरआई आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि जो एमआरआई होता है चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, न कि हानिकारक ये किरण है, तो इसका उपयोग नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है, ये आपका अल्ट्रासाउंड एक्सरे का इस्तेमाल करता है, इसका नाम भी एक्सरे बोला जाता है कि एक्सरे कराना है, कभी ना कभी आप सुने होंगे, तो ये दोनों गलत हो गया। कोमल ऊतक को देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भाग और उसका कार्य दिया गया है और यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क के बारे में जानते ही हैं कि उच्च मानसिक कार्यों जैसे स्मृति, बुद्धि और चेतना के लिए उत्तरदायी होता है, तो एक का आपका डी हो जाएगा। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये किस काम के लिए होता है? तो ये ऐच्छिक गतियों का समन्वयन करने के लिए और संतुलन बनाने के लिए, जैसे दौड़ना, छिकना, छिकना तो नहीं आएगा। ऐच्छिक गति का मतलब क्या हो जाएगा? खाना खाते हैं लोग तो अपने इच्छा करते हैं लोग तो हाथ उठता है, तो ऐसे चीज को ऐच्छिक बोला जाता है। तो दौड़ना आ सकता है, घूमना आ सकता है, चलना आ सकता है, ये सब आ जाएगा, खेलना भी आ जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। मेंडुला अल्बागेटा, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है दिल की धड़कन, सांस लेने और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया ये करता है, और शरीर के तापमान, भूख, प्यास और अंतर कार्यों को नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलम करता है, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त फेगोसाइटोसिस के लिए जिम्मेदार है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए 31 के बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का सरल से जटिल की ओर सही क्रम है? तो इसमें सरल से जटिल की ओर बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोफाइटा हो जाएगा। तो ये आपका सरल से जटिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा-सा याद रखिएगा, थोड़ा-सा इसके बारे में देख लिया जाए। देखिए कि थैलोफाइटा पादप जगत का एक प्रभाव होता है जिसमें पादप जीवन के ऐसे आदिम रूप शामिल होता है जो शरीर सरल होता है। इसमें देखिए कि शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से शैवाल शामिल हैं, तो ये तीनों में विभाजित नहीं होता है। ब्रायोफाइटा के बारे में देखा जाए तो ये बिना फूल वाले पौधे होते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी बोला जाता है, क्योंकि ये नमी और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन अपने लैंगिक प्रजनन के लिए जल पे निर्भर करते हैं। यानी कि ये आपका जल में भी पाया जाएगा और जमीन पे भी। टेरिडोफाइटा के बारे में देखा जाए तो ऐसे संवहनीय पौधे होते हैं जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। इसमें फूल और बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इसे क्रिप्टोगैस भी कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म के बारे में ये तो आप जानते ही होंगे कि पौधे में बीज जो बनते हैं परंतु वे नग्न होते हैं, यानी फल के अंदर बंद रहते हैं। ओह सॉरी, बंद नहीं रहते हैं, जिससे आपका काइकस हो जाएगा। ये सब आपका हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म में सबसे विकसित और जटिल पौधे होते हैं। इनके बीज फल के अंदर ढके होते हैं और फूल बाहर की तरफ ये फूल आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता है? तो इसमें देखिएगा कि आपका ये फूल और फल पैदा करते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं लोग कि इसमें फूल और फल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इनके बीज अंडे के अंदर होता है। जब फूल और फल नहीं होगा तो फिर ये आपका बाहर होता है, अंदर नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इनके बीज नग्न होते हैं, एकदम सही है। ये नग्न अवस्था में रहते हैं। साइकस, ये साइकस का जो पौधा होता है जो कि मरुभूमि में मिलता है, तो इसमें देखिए कि इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। केवल 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोग उनके मध्यवर्ती मेजबान से मिलान करना है। एक तरफ रोग दिया गया है और एक तरफ मेजबान उसका दिया गया है। तो चलिए मिलान किया जाए। मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? तो एनोफिलीजिस मच्छर के कारण मलेरिया होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो ये आपका एंडीज मच्छर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कुलिकेस मच्छर के कारण। और लीवर फ्लूक या फेसिओलियसिस ये आपका घोंघा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का बी हो जाएगा, 2 का सी और 3 का ए और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवृत बीजी बीजों में भ्रूण पोषण का नहीं है? तो इसमें कौन सा भ्रूण पोषण के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा भ्रूण की रक्षा करना और विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये आपका गलत हो जाएगा। बीज प्रकरण में सहायता करना और जल की हानि को रोकना, ये आपका हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिडोफाइटा यानी फर्न की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसमें आपका दिया गया है देखिए कि इसमें पहला में दिया गया है इसमें फूल होता है, इसमें फूल नहीं होता है। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और फ्लोएम के इसमें उपयोग किया जाता है, यानी कि ये दोनों होता है। डाली पत्ता ये सब होगा, लेकिन फूल नहीं रहता है। और देखिए कि इसमें संवहनीय ऊतक होते हैं और वे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, ये आपका एकदम सही है। वे निषेचन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं, ये भी आपका सही है। तो इस ये टेरिडोफाइटा फर्न होते हैं, यानी कि इसके पौधे होते हैं। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 2 यहाँ पे दिया गया है, 3 यहाँ पे दिया गया है, तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन उनके कमी से होने वाले रोगों के साथ मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन दिया गया है और एक तरफ अभिभाज्य रोग दिया गया है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और थायरॉक्सिन के कमी के कारण कौन सा रोग होगा, तो ग्वाइटर हो जाएगा, जो कि आपका जो गर्दन होता है वहाँ पे देखिए कि गठिया टाइप का बन जाता है। अब तो ये रोग लगभग खत्म हो चुका है। और ग्रोथ हार्मोन देखिए कि ये आपका एक्रोमीगेली है, तो ये आपका 3 का सी हो जाएगा। और देखिए कि पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ये टेटनी हाइपोक्लोसेमिया में काम करता है। और एडोएस्टोन एडोल्ट एडोल्टेस्टेरोन, ये एडिशन रोग यानी कोर्टिसोल के साथ ये कार्य करता है, तो ये 5 का ई हो जाएगा। तो मिलान किया जाए तो देखिए कि एक का भी आपका इसमें नहीं दिया गया है, ये काट दीजिए। फिर आपका 2 का ए दिया गया है, तो तीनों में है। उसके बाद देखिए 3 के सी, 4 के डी, 5 के ई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज़ेरोफाइटा की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी की कमी को कम करने के लिए छोटी पत्तियां और मोटी क्यूटेक और धंसे हुए रंध्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि जेरोटोफाइटा पानी बचाने के लिए कुछ अनुकूल जैसे कि छोटी पत्तियां। अब एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, जैसे रेगिस्तानी एरिया में जाइएगा तो जैसे जो पेड़ पौधा होता है तो उन लोगों का जड़ बहुत नीचे तक चला जाता है, इसका क्या कारण रहता है, पानी की खोज में। और ऊपर देखिएगा जैसे गुलाब का देख लीजिए, और उसके बाद देखिएगा कि झरकट का जो पेड़ होता है तो जो पत्ता होता है अपने आप को कांटा में बदल लेता है ताकि पानी उसमें संचय कर सके, तो यही होता है जेरेटोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन की दर और गैसों के आदान प्रदान दोनों को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टोमेटा जो होता है, ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि ये जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे पत्तियों से अतिरिक्त पानी जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। जो पत्ती होता है, स्टोमा कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती रहता है यहाँ पे ऐसे ऐसे, देखिए बहुत छोटा छोटा ऐसे ऐसे रहता है, वहीं स्टोमा रहता है, तो ये आप याद रखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संग फोरीफेरा स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। पहला में दिया गया है, पोरीफेरा में संगठन का कोशिका स्तर पाया जाता है, एकदम सही है। उनके पास फ़िल्टर फीडिंग के लिए एक विशेष जल परिवहन प्रणाली होता है, ये भी सही है। उनके पास एक सुविकसित तंत्रिका तंत्र होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, वे पूरी तरीक़ा से स्थलीय होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्पंज जो होता है जैसे झींगा हो गया ये सब, तो ये आपका देखिए पानी में भी रहता है लोग और ऊपर भी रहता है लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा मानव कान का बाहरी से भीतर की ओर सही क्रम है? तो जो कान होता है उसका पूछा जा रहा है कि बाहरी से भीतर की तरफ, तो देखिए कि जो ऊपर का जो हम लोग को एक आवरण देखते हैं कान का, तो वो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे पीना बोला जाता है। और उसके बाद एक सुरंग जैसा रहता है उसे कान की नली, और उसके बाद जो व्हाइट कलर का रहता है वो कान का पर्दा रहता है। और उसके बाद मध्य कान होता है, आंतरिक कान होता है, और श्रवण तंत्रिका रहता है जो ये आपके दिमाग से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि कथन में दिया गया है, टीके एक तरह की जैविक दवा है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो ये आपका देखिए कि पहला गलत हो जाएगा। टीके जैविक दवाई है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, न कि ये आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा करता है, तो ये आपका गलत है। टीकों में एंटीजन होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है, एकदम सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थ्रोपोडा संघ का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इसमें देखिए कि विशिष्ट लक्षण कौन-सा है, तो उनके शरीर खंडित और उपांग संधित युग होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा तो आप देखे ही होंगे, जैसे कि चींटी हो गया और तेलचाट्टा, तो उनका जो ये होता है यहाँ पे 2 ऐसे निकला रहता है, और ये गर्दन अलग रहेगा, फिर ऐसे जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद ऊपर ऐसे निकला रहता है, और ये तो सभी खंडित रहता है।
गर्दन यहाँ से जुड़ा रहता है किसी से, और इसके बाद यहाँ पे नीचे टांग रहता है, तो सभी खंडित वही खंडित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का एक विशिष्ट लक्षण है? तो विशिष्ट लक्षण कौन सा है? तो देखिए, ऊर्जा एक रेखीय होता है, एक दिशात्मक तरीके से प्रवाहित होता है, एकदम सही है। ऊर्जा का सिद्धांत क्या बोलता है कि जैसे कि मान लीजिए कि छोटा-छोटा कीट-पतंग है, तो इनको मेढक खा रहा है, तो मेढक ये मान लीजिए कि ये कीट हो गया लोग, कीट को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है, और मेढक को कौन खा रहा है? तो साँप खा रहा है। साँप को कौन खा रहा है? तो बाज खा रहा है। तो ये जो एक दर्शा रहा है, तो इसमें 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है, 90% ऊर्जा खत्म हो जाता है। तो इसमें से 10% जाएगा, ये 10% ऐसे करके ये संचालित होता है। तो ये आपका देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऊर्जा एक रेखीय और दिशात्मक तरीके से प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीओस्टर्न प्रजाति की विशिष्ट विशेषता है? तो सबसे पहले ये समझा जाए कि कीओस्टर्न प्रजाति क्या होता है। कीओस्टर्न प्रजाति वे होता है जिनकी किसी विशेष पारितंत्र तंत्र पे अपनी जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक गहरा प्रभाव होता है। तो ये जैसे देखिए कि आपका शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ये जहाँ पे रहता है लोग, इनका जनसंख्या कम ही रहेगा, लेकिन इनकी विशेषता उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए कि अपने प्रचुरता की तुलना में इसका अपने समुदाय पे असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। वहाँ के देखिए कि हिरन को मेंटेन करेगा लोग, शेर बाघ जो रहता है लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम बताना है। तो देखिए कि नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और उसके बाद नाइट्रीकरण होगा, वो टूटेगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, और अमोनीकरण होगा, फिर विनाइट्रीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम फंगी यानी कवक जगत का सदस्य नहीं है? तो इसमें बताना है कि कवक जगत का सदस्य कौन सा नहीं है। तो पहला में देखिएगा कि ईस्ट दिया है, तो ईस्ट तो होगा ही होगा, मशरूम भी होगा, पेनिसिलिन भी होगा, और देखिए कि ये पाइगोराइरा ये नहीं होगा, तो पाइरोगाइरा ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह एक हरित शैवाल है, तो ये आप याद रखिएगा कि पाइरोगाइरा ये क्या है? हरित शैवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें रोक दिया गया है और उसका कारक पूछा जा रहा है। तो आलू में लेट ब्लाइंट ये किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा कवक के कारण होता है, फाइटोप्लोथ्रो इन्फेस्टेंस के कारण होता है, तो एक का आपका बी हो जाएगा। गेहूं का काला रतुआ ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है कवक के कारण, और ये आपका पुकीनिया ग्रेमिनीसी के कारण होता है। तो ग्रेमिनीसी ये तो आप गेहूं से समझिए जाइएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू में मेजोक रोग क्यों होता है? तो ये इसका कारण है आपका विषाणु, और सिट्रस केकस ये आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। तो एक का आपका बी हो जाएगा और दो का सी। तो देखिए कि ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक पौधे को एक अंधेरे बक्से में रखता है जिसके एक तरफ एक छोटा सा छेद होता है, और कुछ दिनों बाद पौधा उस छेद की ओर झुक जाता है। इस प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि ऑक्सिन हार्मोन जो डाल ओल होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये काम में आता है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, एक छात्र को वर्गीकरण करने के लिए 4 जंतु दिए जाते हैं, केचुआ, स्टारफिश, घोंघा, जेलीफिश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके संबंध संघों को सही क्रम में सूचीबद्ध करता है? तो देखिए कि जो केचुआ है ये किसके अंतर्गत आता है? तो एलेनिडा के अंतर्गत आ जाता है। तो एलेनिडा ये तो आपका सभी में दिया गया है, सिर्फ इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए कि आपका स्टारफिश किस में आ जाएगा? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और घोंघा जो आता है ये तो मोलास्का आप जानते ही हैं, और जेलीफिश आपका
निडारिया के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, कर्णिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करता है, एकदम सही है। आइरिस पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। देखिए कि जैसे हम लोग का कोई टॉर्च वर्च बारता है आंख में, तो जो ऊपर का ये पुतली होता है ये उसको बंद करने लगता है, तो ये क्या करता है, प्रकाश को मेंटेन करने का काम करता है। लेंस रंगीन दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेंस जो होता है रोशनी को रेटिना पे फोकस करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका गलत है। और रंगों को देखने के लिए रेटिना में मौजूद कोन्स जो होता है, ये कोन्स वहाँ पे काम करता है। कर्णिका में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है, कर्णिका में प्रकाशग्राही कोशिकाएं नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, ट्राई स्पीड बल्ब दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है, एकदम सही है। बाइकपिस ये बल्ब बाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होता है, ये भी सही है। दिल की आवाजें लब और डब दिल के बल्बों के खुलने के कारण पैदा होता है, तो ये देखिए कि ये आपका गलत है। दिल की आवाजें लब यानी कि दिल की आवाज़ और डब यानी दिल की दूसरी आवाज़, ये बल्बों के बंद होने से होती है, ना कि खुलने से। तो जैसे कि आप कोई भी चीज़ है तो जब उसको खोलते हैं तो वो आवाज़ नहीं करता है, और जैसे बंद कीजिएगा तो वो आवाज़ करेगा, तो वही हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से रक्त के थक्के जमने के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले तो थ्रोम्बोप्लास्टिक, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका गलत है, ये गलत है। यहाँ पे उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन आता है, तो ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिक, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, उसके बाद फाइब्रिनोज हो जाएगा और उसके बाद फाइब्रिन हो जाएगा। तो जैसे कि रक्त कहीं पे कटता है तो देखिए कि एक लेयर जमता है और वही इस प्रक्रिया के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंगों का उदाहरण है। तो समरूप अंगों का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें देखिएगा कि जो तितली का पंख होता है और पक्षी के पंख, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पादप जगत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो परपोषी भी होते हैं। आप देख लीजिएगा कि किसी किसी पेड़ पे लतर आता है, तो जो लतर आता है वो परपोषी के अंतर्गत आ जाएगा। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, ये आपका एकदम सही है। पौधे के सभी समूहों में द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी प्रभावी होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे लोग, सभी का अलग अलग होता है, तो ये आपका 1 और 3 गलत है, 2 सही है। यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर, पौधे लैंगिंग और अलैंगिक दोनों की प्रकार से प्रजनन करते हैं, ये आपका एकदम सही है। तो 2 और 4 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक ऊतक का एक प्रकार नहीं है। तो संयोजिक ऊतक का कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेखीय जो पेशी है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका संयोजिक ऊतक का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि संयोजिक ऊतक कोशिकाओं, रेशों और जेल जैसे पदार्थों से बनी संरचना का एक निरंतर नेटवर्क होता है, और ये जो रेखीय पेशी होता है ये आपका अलग होता है। तो हड्डी, उपास्थि और रक्त, ये सभी संयोजिक ऊतक के अंतर्गत आ जाएगा, रेखीय पेशी अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, सेब को डैश फल माना जाता है जिसमें खाने योग्य भाग डैश होता है, तो ये हम लोग को बताना है। तो देखिए कि सेब जो होता है एक असत्य फल होता है, और जो हम लोग खाते हैं उसका भाग उसे मसल थैलेमस बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 57 के बाद 58 नंबर,
प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि पौधे में भोजन तैयार करना है, तो भोजन नहीं तैयार होगा तो फिर पौधा जिएगा लोग कैसे? तो भोजन सभी पौधे में तैयार होता है। और देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये भी आपका एकदम सही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है लोग और ऑक्सीजन मुक्त करता है लोग O2। तो ये देखिए कि मानव के लिए कितना उपयोगी है। क्लोरोफिल हरी रोशनी को अवशोषित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। लाल रोशनी को अवशोषित करता है, ना कि हरा को। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका गलत है। और चौथा नंबर में देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया को केल्विन चक्र बोला जाता है, ये आपका एकदम सही है। केल्विन चक्र का मतलब प्रकाश संश्लेषण जब अंधकार अभिक्रिया में यानी कि प्रकाश के अनुपस्थिति में छाया में करता है लोग, तो उसे बोला जाता है। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियां से जलवाष्प के रूप में जल के निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है वाष्प उत्सर्जन, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे। वाष्प उत्सर्जन इसे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन में दिया गया है BOD यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण का एक मापक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका एकदम सत्य है। और कारण में दिया गया है कि BOD जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि पानी में ऑर्गेनिक प्रदूषण का एक मुख्य संकेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक पदार्थ को विघटित करते समय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन की मात्रा को ही आपका BOD यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर प्रदूषक दिया गया है और इधर स्रोत दिया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CO होता है, ये किससे निकलता है? तो ये देखिएगा कि आपका वाहन का निकास यानी कि जो वाहन होता है उसमें से जो नहीं दहन होता है यानी अपूर्ण रह जाता है पेट्रोल या डीजल, तो उसके बाद जो धुआं निकलता है उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। और देखिए कि सांस लेने में ये तकलीफ भी करता है और दम घुटने से मृत्यु भी हो सकता है, तो एक का आपका बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड CO2 ये का किस चीज़ का स्रोत है? तो ये आपका कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र से उत्पन्न होता है। और सीसा तो आप जानते ही हैं कि ये आपका हो जाएगा ट्रिएथेनोलिक लेड युक्त पेट्रोल से, तो ये आपका 3 का 4 हो जाएगा। ओजोन 3 ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी सूर्य के प्रकाश और NOx प्लस VOC के कारण निकलता है। तो देखिए कि 1 का आपका बी हो जाएगा और 2 का ए हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए, तो ये कट गया। और उसके बाद देखिए सी का डी, तो सी का डी और डी का सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं सी नहीं, ए का ए बी ये तो गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ए का बी और बी, 2 का ए और सी का डी और 4th का सी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, अभिकथन में दिया गया है कि शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी का जोखिम अधिक होता है, ये आपका एकदम सही है। कारण विटामिन B12 केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है, ये आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का सही व्याख्या भी है। तो इसी के कारण देखिएगा कि जो शाकाहारी है उन्हें दही खाने के लिए बोला जाता है, तो दही में देखिएगा कि B12 अच्छा स्रोत होता है, तो इसीलिए शाकाहारी लोगों को दही खाने के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वजन के हिसाब से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये तो अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि वजन के हिसाब से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिएगा कि त्वचा सतह के क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर और वजन देखिएगा कि 3 से 5 किलोग्राम के हिसाब से शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह शरीर की रक्षा करता है, तापमान को नियंत्रण करता है और संवेदनशीलता प्रदान करता है। तो ये एक देखिए कि चुंबक के जैसा काम करता है।
चुंबक के नहीं, सेंसेशन के जैसा काम करता है, गर्म ठंडा ये सब हमको समझाने के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्क्यूस्ट्रेप्सिस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि आर्कियोटेक्टिक्स में सरीसृप जैसे दांत, लंबी हड्डी वाली पूंछ, पंखे पर पंजे और पक्षियों दोनों की विशेषता ये है। तो ये थोड़ा-सा दोनों का विशेषता दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भोजन भंडारण के लिए एक रूपांतरित तना है? तो देखिए कि तना का रूप है, आलू जो होता है, ये आपका देखिए कि तना होता है और वो गोल-गोल हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सी सही है। बाकी गाजर, मूली, शकरकंद ये सब आपका जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन में दिया गया है कि स्तनधारी ठंडे खून वाले जीव होते हैं। तो देखिए कि आपका स्तनधारी जो होता है ठंडे खून वाले नहीं होते हैं। स्तनधारी जो एंडोथर्मिक यानी गर्म खून वाले होते हैं, वे अपने शरीर का तापमान वातावरण की परवाह किए बिना ही स्थिर बनाए रखते हैं। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिएगा, स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है जो अक्सीकृत और अनअक्सीकृत रक्त के आपस में मिलने से रोकता है। ये आपका एकदम सही है। तो ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 के बाद 67 नंबर, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस तकनीकी का उपयोग करके तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केस 9। ये हमेशा याद रखेगा, CRISPR और केस 9, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ जिसे क्रिस्पर केस 9 तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था, कश्मीर में बनाई गई और मांसपेशियों की बढ़त को 30% तक बढ़ाने के लिए मायोस्टेनिंग जीन की एडिट किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, INIBA हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जीएम फसल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि संकर बीज जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, जीएम का मतलब क्या होगा? जेनेटिक मॉडिफाइड हो जाएगा। तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों को हिंदी में संकर फसल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा कि कौन सा कथन गलत है। पहला में दिया गया है, बीटी कपास भारत में खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र फसल है, एकदम सही है। बीटी बैगन GEAC द्वारा मंजूर दे दी गई थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है, ये भी आपका सही है। शाकाहारी सहिष्णुता जीएम सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए पूर्ण रूप से मंजूरी मिला है, अभी पूर्ण रूप से मंजूरी नहीं मिला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के जैव सुरक्षा नियमों के तहत SDN1 और SDN2 प्रकार की जीनोम एडिटिंग की मंजूरी दे दी गई है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है भारत जेन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत जेन क्या है ये आप याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ब्लेचली घोषणा 2023 किससे संबंधित है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यानी कि AI से ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भौतिक का नोबेल 2025 का पुरस्कार किससे संबंधित और खोज के लिए प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था विद्युत परिपथ में क्वांटम टनलिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गूगल की 7वीं पीढ़ी का टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट जिसे AI मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, क्या कहलाता है? तो इसे क्या बोला जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आयरवुड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक दिया गया है। अभिकथन में देखिए कि RBI द्वारा स्टेबल कॉइन की तुलना में भारत के डिजिटल रुपए को प्रभाविता दी गई है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका एकदम सही है। RBI द्वारा स्टेबल कॉइन की तुलना में भारत के डिजिटल रुपए को प्राथमिकता दी गई है, एकदम सही है।
सीबीडीसी को वैध मुद्रा माना जाता है और ये कई स्टेबल कॉइन्स की तरह बिना किसी विनिमय ढांचे के कार्य करता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है? सत्य कथन इसमें बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पोजिट्रॉन होता है, एकदम सही है। हिग्स बोसॉन को घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल नहीं गॉड पार्टिकल बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा और देखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा का देखिए, न्यूट्रॉनो बहुत छोटे सब एटॉमिक कण होते हैं जिन्हें अक्सर गॉड पार्टिकल बोला जाता है, गॉड नहीं घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है, तो ये आपका घोस्ट पार्टिकल हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। एक न्यूट्रॉनो इलेक्ट्रॉन से बहुत मिलते जुलते होते हैं लेकिन इस पर धनात्मक विद्युत आवेश होता है, धनात्मक नहीं माइनस चार्ज होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये भी गलत है। 2 3 4 गलत है, एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, नासा की लूसी मिशन पहला अंतरिक्ष मिशन है जो अन्वेषण करेगा। ये अन्वेषण मतलब किसका ये खोज करेगा, कहाँ पे? तो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो लूसी मिशन किससे संबंधित है? तो बृहस्पति से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इधर मिशन और उसका उद्देश्य दिया गया है। तो चलिए मिलान किया जाए। देखिएगा कि पहला में दिया गया है एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट अनेक तरंगदैर्घ्य का खगोलीय विज्ञान को बोला जाता है। तो एस्ट्रोसेट किसे बोला जाता है? अनेक तरंगदैर्घ्यों पर खगोलीय विज्ञान, एक का बी हो जाएगा। तो ये कट गया, ये भी कट गया। और देखिएगा कि एक्स पासेट एक्सरे ध्रुवीकरण मापन होता है, तो 2 का आपका 3 हो सी हो जाएगा, ये भी कट गया। आदित्य एल1 ये तो आप जानते ही हैं, आदित्य एल1 सौर अवलोकन से संबंधित है। और स्पारडेक्स ये आपका उपग्रह ड्रॉकिंग प्रदर्शन करेगा, तो फोर्थ का आपका फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया है, एकदम सही है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, ये भी सही है। लैंडिंग स्थल का नाम विक्रम पॉइंट रखा गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। विक्रम पॉइंट नहीं रखा गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा शिव शक्ति रखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, शिव शक्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा चांस है। स्लिम मिशन के साथ जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बनेगा, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें दिया गया है कि कौन सा सही है, ये बताना है। यह एक परिक्रमा करने वाली पारावैज्ञानिक वेधशाला है, ये आपका एकदम गलत है। देखिएगा कि GWS ये कक्षा में घूम रहा है और इंफ्रारेड ऑब्जेक्टिव कक्षा में, जबकि टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देख सकता है, तो ये आपका एकदम गलत है। और यह सूर्य की परिक्रमा तीसरे लैंग्वेज बिंदु पर कर रहा है, ये भी आपका गलत है। देखिए कि ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। नासा इसे और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, ये आपका देखिए कि नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसमें इसरो शामिल नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, अभिकथन में देखिए कि रॉकेट के पहले चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, ये आपका असत्य है। क्रायोजेनिक तकनीकी विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें द्रवीकृत गैस जैसे पदार्थों को बहुत कम तापमान पे -160 डिग्री या इससे की कम तापमान पे जमा किया जा सकता है, एक जगह जैसे दूसरी जगह ले जाया जा सके, तो ये तो पहला आपका गलत है। देखिए कि इसके बाद जो है, पारंपरिक इंजनों की तुलना में क्रायोजेनिक इंजन बेहतर थ्रस्ट और ईंधन दक्षता प्रदान करता है, ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि केसलर सिंड्रोम संबंधित है, तो केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष के मलबे को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है। और देखिए पहला में दिया गया है, आयरन डोम अमेरिका द्वारा विकसित एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो ये आपका देखिएगा, ये आपका गलत है। तो देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका का नहीं है, इजराइल का है। तो ये आप याद रखिएगा, ये किसका है? तो इजराइल का है। और दूसरा का देखिएगा, इसमें टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थर्ड, अमेरिका द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल है, ये भी आपका गलत है। ये आपका इंडिया का है। तो दोनों गलत हो गया। तीसरा का देखिए, S-400 रूस द्वारा विकसित सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये आपका एकदम सही है। तो 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत है इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये भारत का है कौन सा पीढ़ी का? तो इसमें देखिए कि ये आपका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि 4th जनरेशन जो था, जैसे मिग 29 F-16 के नाम से जाना जाता है, ये 5th जनरेशन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। डैश भारत का स्वदेशी हाई किल एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे ड्रोन के झुंडों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए कि ये अभी बनाया गया है, जब देखिए कि आपके रसिया यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें यूक्रेन के देखिएगा कि अटैक जो हो रहा है वो एकदम क्लस्टर में हो रहा है, छोटा-छोटा ड्रोन के रूप में बहुत सारा। तो ऐसा भारत पे भी हो सकता है, जब चाइना से वार हो या पाकिस्तान से या किसी और भी देश से, तो उस कंडीशन में ऐसे रुकने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, लिथियम आयन बैटरी के पुनः चक्रण के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु को 2 छोटे परमाणुओं में तोड़ता है, एकदम सही है। विखंडन का मतलब क्या हो गया, एक परमाणु है, इसे टूटा, 2 बन गया, और फिर ये टूटेगा तो फिर इसमें 2 बनेगा, और फिर ये टूटेगा, फिर इसमें 2 बनेगा। ऐसे ये विखंडित होता रहेगा जब तक कि उसमें उसका फ्यूल खत्म ना हो जाए। तो इसे आपका नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। संलयन तब होता है जब 2 परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु बनाता है लोग, तो वही है कि 2 परमाणु है और 1 परमाणु बनाया, तो इसे नाभिकीय संलयन बोला जाएगा। ऐसे ये बनाते रहता है लोग, और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य का जो प्रकाश है या ऊष्मा है वो अभी तक प्रचलित है। संलयन से लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु कचरा उत्पन्न करता है। ये आपका गलत हो जाएगा। संलयन सूर्य तारों में स्वाभाविक रूप से होता है, ये आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है, कवच एक स्वदेशी है। कवच क्या है? यानी कि इसका नाम कवच रखा गया है, ये क्या है? तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। स्वचालित ट्रेन जो बिना ड्राइवर के ये चलेगा, और इसमें सुरक्षा प्रणाली के लिए ये बनाया गया है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी के तकनीक का संयोजक रूप से उपयोग करके ये काम करेगा। तो ये आप याद रखेगा। भारतीय देखिए, किस भारतीय संस्था ने ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी सीडैक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है, यह एक द्विआयामी पदार्थ है, एकदम सही है। यह कार्बन का एक अपरूप होता है, ये भी आपका सही है। यह विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उपयोग जल विलयनीकरण और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला कथन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है।
तो पहला में दिया गया है कि यह परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए कि ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये आप याद रखिएगा, पहला गलत हो गया। यह 3 चरणों वाली लिक्विड नहीं ठोस फ्यूल है। 3 चरणों में तो ये है, लेकिन ठोस फ्यूल है, तो ये भी गलत है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सक्षम प्रणाली है, ये आपका सही है। तो 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ा सही सुमेलित है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला में दिया गया है एनोरेक्सिया, ये नींद संबंधित विकार है। ये देखिए कि एनोरेक्सिया खाने का विकार है जो डाइटिंग से जुड़ा रहता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एनोरेक्सिया गलत है। इंसोमिनिया, देखिए कि इंसोमेनिया ये नींद से जुड़ा विकार है, तो ये आपका इधर दे दिया गया है और ये इसका इधर दे दिया गया है, ये दोनों गलत है। डिस्पेनिया देखिए कि सांस लेने की तकलीफ, एकदम सही है। एनोमेसिया ये आपका गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये भी आपका सही है। 3 और 4 आपका सही है, तो 3 और 4 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि आपका सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए कि कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। कोशिकाओं में जल की मात्रा अधिक होने से दाब उत्पन्न होता है, जिससे रंध्र खुल जाती है। इसके विपरीत कोशिकाओं में जल की मात्रा कम होने पर दाब कम हो जाती है, जिसके कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, यानी कि किस प्रकार के ये पौधे हैं, तो ये अनावृति पौधे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनावृति बीजी। देखिए कि जिसके बीज फूलों में पनपते और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुलते और नग्न अवस्था में होता है, उसे अनावृति वृक्ष के रूप में रखा जाता है। इसमें आपका पाइन आ जाएगा, तालिसपत्र हो जाएगा, और स्प्रू आ जाएगा, फर आ जाएगा, देवदार, ये सब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर के किस अंग में उपकाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो देखिए कि उपकाला कोशिका ये आपका, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि उपकाला कोशिका क्या होता है। तो देखिए कि उपकाला कोशिका जो कि आपस में जुड़ी रहता है और एक से अधिक परत द्वारा बनी होती है, जैसे कि आपका जो नाक हो गया या जीभा हो गया या लार ग्रंथि हो गया, अंदर की भीतरी का बाहर का ये ग्रंथि जो है, अग्नाशय हो गया, तो उसमें बहुत सारा लेयर होता है, एक पर एक लेयर ऐसे चढ़ा रहता है, तो उसे उपकला कोशिका बोला जाता है। तो इसमें नाक भी आ जाएगा, अग्नाशय भी आ जाएगा, फेफड़ा भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो तो देखिए कि जैव उर्वरक क्या होता है, तो ये आपका सूक्ष्म जीव होता है लोग, और नमी धारक पदार्थ जैसे घास फूस ये सब होता है लोग, तो उसमें सड़ गल के उसमें जो रसायन होता है वही जैव उर्वरक बोला जाता है, और वो मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है लोग और बहुत अच्छा होता है। इसमें आपका राइजोबियम, ये जो एस्टोबैक्टर और एजोस्पाइरेमियम, ब्लू ग्रीन शैवाल, ये सब इसमें आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि पहला में दिया गया है माइकोरिज्म फंगी, ये आपका एकदम सही है। ब्लू ग्रीन शैवाल ये भी आ जाएगा। बेसिलस थुरिजियम ये आपका नहीं आएगा। ये आपका देखिए कि ये आपका बैक्टीरिया के रूप में आता है, और ये जो जैविक जो ये आपका घास फूस होता है उससे निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया की रोकथाम में, यह ल्यूकेमिया बोला जाता है, तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो ये आपका कोबाल्ट 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अच्छा, रक्त कैंसर ये आपका सोडियम 24, फास्फोरस 32। देखिए कि फास्फोरस आपका 32
तथा कोबाल्ट 16 दोनों का उपयोग किया जाता है ल्यूकेमिया में, तो ये भी आपका हो जाएगा और ये भी सही है, तो बी और सी दोनों सही है। वहीं पे देखिए कि सोडियम जो 32 है, इसके सोडियम आपका 24 है, इसके द्वारा देखिए है कि शरीर में इंजेक्ट करके ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रेसर रोग से निपटने में, यानी कि जो गांठ-ओंठ जम जाता है जो शरीर के अंदर, उससे निपटने में काम में आता है। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तीव्रता और प्रयुक्ता के आधार पे निम्नलिखित में से कौन-सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो ये आपका आयनीकरण विकिरण हो जाएगा। इसके द्वारा उत्पन्न भी हो सकता है और इसका उपचार भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। पहला में दिया गया है रेटिनॉल, जीरोफ्लैथेनियम, ये आपका एकदम सही है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा, ये बेरी-बेरी नहीं होगा। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई को बोला जाता है। इसमें आपका बांझपन बीमारी हो जाता है या गंजापन भी हो जाता है, गंजापन, बांझपन और साथ में नपुंसकता आ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका विटामिन ई है। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन ये बी12 का नाम है और ये इसके कमी से रक्त अल्पता होता है, एकदम सही है। एग्रोकैल्सीफेरॉल, ये आपका कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है, तो देखिए कि इसके रिक्टियस होता है इसके कमी से, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि बेरी-बेरी ये किसके कारण होता है, तो बी1 के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूसेक से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। यानी कि ये कहाँ बैठती है और ये क्या करती है, तो देखिएगा कि अंध स्तर के साथ एक कोन पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि मच्छर बीमारियों को संचालित करने वाली एक रोगवाहक कीट है और मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया को संचालित करती है, वहीं मादा क्यूलेक्स मच्छर फलेरिया को संचालित करती है, तो ये आप याद रखिएगा। और मादा एनोफिलीज सतह से लगभग 45 डिग्री कोण पर बैठती है और मादा क्यूलेक्स अंध स्तर की सतह के समानांतर बैठती है, यानी कि ये नीचे कहीं पे जंगल-वंगल में बैठ सकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इरिहाहा टेस्ट, सॉरी इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, तो रंग अंधता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस टेस्ट में देखिएगा कि रंग अंधता की जांच की जाती है और इसका आविष्कार 1917 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो शिनोब इशिहारा के द्वारा, शिनोब, इसीलिए इसका नाम ये रख दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा आईजीएम हो जाएगा, आईजीएम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि इम्यूनोग्लोबिन संक्रमण के प्रति प्रारंभिक चरण में सबसे पहले बनती है, तो ये थोड़ा-सा आप याद रखिएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड का किया जाता है, ये तो आप भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनते हैं जिसे कहते हैं, तो इससे इस लाइकेन को क्या बोला जाता है, तो म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और लाइकेन देखिएगा कि वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कंधे पर पाए जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है, तो कंधे पे जो जोर पाया जाता है वो नितंब में भी पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है, तो पेनिसिलिन का तो नाम आप बार-बार सुने होंगे, ये तो आपका एंटीबायोटिक है ही। ये आपका एरिथ्रोमिसाइनिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है और ये भी है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन एक है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला में दिया गया है कि बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में
30,000 करोड़ अधिक है, एकदम सही है। 30,000 से ज़्यादा है थोड़ा सा। बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, ये भी सही है। राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्न में से बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर और पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये भागलपुर और पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सिविल न्यायिक विधेयक 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। पहला में दिया गया है कि यह विधेयक बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पारित किया गया है, एकदम सही है। यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल अगरा असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का स्थान लेगा, ये भी सही है। अब राज्य की सभी सिविल अदालतें पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करेगी, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें देखिएगा कि कौन सा सत्य कथन है ये बताना है। भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है, एकदम सही है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गया है, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.9% है, ये भी सही है। राज्य पे बकाया ऋण लगभग 37.7% है, ये भी सही है। चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर सौदला हो जाएगा। और देखिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र का एक गांव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय में 2026-27 शैक्षणिक सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समर्थ पोर्टल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है? तो पहली महिला सदस्य बन गई है निवेदिता दुबे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि पेत्रेयार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है कि यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है, एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि ऐसा क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है। देखिए कि यहाँ पे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को बोला गया है कि केंद्र सरकार ऐसा न्यायाधिकरण नियुक्त करे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह विवाद मार्कंड नदी पे बांध और चेक डैम बनाने से उत्पन्न हुआ है, ये भी आपका सही है। तो देखिए कि 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है कि त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती उन्नति सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, एकदम सही है। यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि पंचायती उन्नति सूचकांक ये विभिन्न मापदंडों पे पंचायत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, तो ये आप याद रखिएगा। इससे देखिए कि गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव, स्वस्थ गांव, बाल सुधार पंचायती, जल पर्याप्त गांव, ये सब जानकारी प्राप्त होता है और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, यानी कि कंपटीशन इसमें बढ़ता है कि हमारा गांव अच्छा हो, हमारा गांव अच्छा हो। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए देखिएगा कि इसमें असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये आपका अलवर बन गया है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू किया है। यह योजना 2008 की पुरानी लाडली योजना का उन्नत रूप है और 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभाव में आया है। देखिए कि सरकार कुल 56,000 की राशि अलग अलग किस्तों में जमा करेगी, जो ब्याज सहित मेच्योरिटी 1 लाख से अधिक हो जाएगी और यह राशि सीधे बेटी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल संदर्भ में असत्य है। तो नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है, उसके संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया जाए या बजाया जाए, ये आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और सरकारी निकाय को एडवाइजरी जारी किया है कि इसका जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक साथ गाया जाए तो राष्ट्रीय गीत को पहले गाया जाए या बजाया जाए, साथ ही राष्ट्रीय गीत को पहले सभी 6 छंद का गायन भी अनिवार्य होगा। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये गलत है। राष्ट्रीय गीत के पहले 6 छंद गायन भी अनिवार्य होगा, ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय गीत का सरकारी संस्करण गाया या बजाया जाएगा और श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के देश को संबोधित करने के तुरंत पहले और बाद में, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो या टीवी पर हो, राष्ट्रीय गीत बजाना अनिवार्य है। ये आपका देखिए कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीएम राहत योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें से चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है। तो देखिए कि गोल्डन आवर क्या होता है? तो जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से 1 घंटा के बीच में का जो समय होता है गोल्डन आवर बोला जाता है। उस समय अगर चिकित्सा उपचार मिल जाए तो बचने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये आपका पहला सही है। प्रति व्यक्ति 1 लाख तक का कैशलेस उपचार मुफ्त दिया जाएगा। 1 लाख नहीं, 1.5 लाख कर दिया गया है, तो 1.5 लाख याद रखिएगा, ये गलत है। यह योजना देश की सभी श्रेणियों और सड़कों पर होने वाली दुर्घटना के लिए लागू है। इसके तहत आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों को नामित अस्पताल माना जाएगा जहां पीड़ित अपना इलाज करा सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मधुमक्खी गलियारा पहल का उद्देश्य राजमार्गों के किनारे फूलदार पेड़ों, झाड़ियों और घासों की एक श्रृंखला लगाकर मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के लिए 1 साल भर भोजन और प्राकृतिक आवास सुरक्षित करना है। तो इसका ये आपका कारण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरलम बन गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, केरलम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? भारत का पहला कैशलेस राज्य यहाँ पे है और भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पे आपका डैश ए तथा भारत बी, यहाँ पे विकल्पों में ए और बी चयन करना है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क है और 91वें स्थान पे आपका भारत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किरबले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किरबले प्रोसेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध देखिए कि हीरा उद्योग से है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और हीरा उत्पादन में देखिए कि एमपी प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्केल्प मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए कि सत्य कथन आपका पहला में दिया गया, भारत सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त स्केल्प मिसाइल खरीदने का विचार कर रहा है, एकदम सही है। ये लंबी दूरी के फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ये भी सही है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है।
ये देखिए कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये एक क्रूज मिसाइल के आधार पे ये काम करता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला में दिया गया है कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, बाफ्ता में मणिपुर फिल्म, बूम को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है, एकदम सही है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसमें गलत पूछा है इसीलिए डी सही हो जाएगा। दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये तो बहुत फेमस पुरस्कार दिया गया है, ग्रेमी अवार्ड दिया गया है, 68वां ग्रेमी अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की रनअप टीम कौन सी रही है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि रनअप टीम आपका कौन रहा है, तो दिल्ली कैपिटल रहा है। और जीता कौन है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि युमनाथ खेमचंद सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें आपका सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, एकदम सही है। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधीनगर में किया गया है, जो गुजरात की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है, तो नया आधार वर्ष 2024 को निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अनुसार करों के हस्तांतरित में बिहार की हिस्सेदारी है, तो बिहार का हिस्सेदारी देखिए कि आपका दूसरा सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक मिला है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी आपका 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 61% के आसपास हो जाएगा, और बिहार का है 9.95% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 10,000 करोड़ आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर सुजीविका देखिए कि क्या है, सुजीविका क्या है ये पूछा जा रहा है, तो एआई आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है, तो ये आपका कौन सा बंदरगाह है, तो BO चिदम्बरम बंदरगाह बन गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक आयोजन किया गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के द्वारा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा कौन सा देश है, तो ये कंबोडिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसानों को केंद्रीय सरकार की PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्यों से कितने रुपए सालाना प्रदान करेगी, तो ये आपका 3,000 रुपये दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें असत्य कथन बताना है। पहला में दिया गया है कि भारत विस्तार इसका पूरा नाम क्या है, तो विजुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, ये आपका एकदम सही है। इसके मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वितरण करना और AI संचालित परामर्श प्रदान करना, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा राज्य जिला हो जाएगा, तो बेला ग्राम पंचायत हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत है, तो ये आप याद रखेगा। गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया है। इसका क्या नाम है, तो इसका प्रहार नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने कक्षा डैश के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी अनुप्रयोगों से रूबरू कराने के लिए युविका 2026 कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कक्षा 9 के, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक नाव दो बिंदुओं के बीच धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड ए में 4 प्रश्न और खंड बी में 5 प्रश्न है। एक विद्यार्थी को कुल 5 प्रश्न हल करना है, जिनमें से प्रत्येक खंड में एक कम से कम 2 प्रश्न चुनना अनिवार्य है। ऐसे कितने तरीके से किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इतना दिया गया है और पदों में लॉग इतना है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका देखिए कि एक कोड भाषा में अगर देखा जाए तो 115 आ जाएगा। तो ये सब आप बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यदि धारा की गति दुगनी हो जाए तो नाव की अनुप्रभा गति 15 किलोमीटर घंटा की बजाय 18 किलोमीटर हो जाती है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है, तो शांत जल में नाव की जो गति है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये तो आपका देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें 9 विकर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें बताना है, ये बहुत ईजी होता है। देखिए कि अल्फ़ाबेटिक क्रम में ये सजा देना है, तो आप सजा लीजिएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 2 4 3 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, अच्छा 2 3 4 1 हो जाएगा। देखिए जैसे कि अल्फ़ाबेटिक का मतलब क्या होगा, यहाँ एम ए सभी में दिया है। अब इसके बाद देखिए कि आर दिया है और आर भी सभी में दिया गया है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पे जी दिया गया है, यहाँ पे आई और यहाँ पे के दिया गया है। तो पहले बी आएगा, तो पहले 2 आ गया। उसके बाद देखिएगा कि पहले जी आएगा फिर आई आएगा, तो फिर ये 3 और 4 उसके बाद 1 आ जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा, तो इसका 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है log x प्लस log y बराबर इतना दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य सत्य होगा। तो इसमें आपका देखिए कि बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प चुनिएगा इसको सही कर देगा। तो देखिए कि आपका बी ए सी बी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी बी, यहाँ पे सी ए और ए हो जाएगा, यहाँ पे बी सी और ए, एक पैटर्न बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए कि 150 क्वेश्चन करा दिए। मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कराए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा सॉल्व कराए हैं। डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जा सकता है टेस्ट में। तो इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।